बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर इकबाल ख़ान। आज हम बात करेंगे सेहत पर। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। हम एक मुहावरा बड़ा आम इस्तेमाल करते हैं, जान है तो जहान है। पंजाब के अंदर जो शोबा सेहत है उसके अंदर बड़ी इस्लाहात देखने में आ रही हैं, और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं ख़ुद भी सेहतमंद है माशाल्लाह, और इन्होंने महकमा सेहत को भी सेहतमंद कर दिया है। हमारे मेहमान हैं, आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा इमरान अज़ीज़ साहब, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत वालेकुम से हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। और आज हम आपसे बातें करेंगे आपकी सियासत पर और महकमा सेहत में जो आपने रिफॉर्म्स किए हैं, और ये ग़ालिबन आपकी माशाल्लाह तीसरा दौर है बतौर वज़ीर सेहत। आपने हैट्रिक कर ली है, आपको मुबारक हो। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सियासत में कब आए, किस सियासी क़यादत से मुतासर थे, या कोई ऐसी सोच जो आपको सियासत में लेके आई? अब उस्मान अहमद खान साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया। और आप वो शख्सियत हैं कि जो मेरा ख़्याल है अगर मुझे अपने बारे में बात करनी हो तो शायद मुझे उतना नहीं पता जितना आपको पता है। और इंतहाई मंझे हुए सहाफ़ी हैं आप, और जीयत सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं। और आजकल तो चूँकि जो है सहाफ़त बड़ी डिफरेंट हो गई है, जी। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि चंद ऐसे नाम बचे हैं कि जिनको मैं समझ सकता हूँ कि वो बड़े जेन्युइन और कदीमी सहाफ़ी हैं, तो यू आर वन ऑफ देम माशाल्लाह। तो मेरी भी जज़ाकल्लाह। खुशकिस्मती मैं आपके साथ आज दोबारा यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ। अ, जब मैं कॉलेज में नया-नया गया था जी, तो उस वक़्त सियासत का शौक पैदा हुआ। शौक शायद बचपन से था, ये तो एक कीड़ा होता है, जो पैदाइशी तौर पे आपके अंदर होता है। तो जब आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे गलियों में जो नारे लगा रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो मैं भी एक ऐसा बच्चा ही था, और मुझे भी बड़ा शौक था, मैं भी गलियों में नारे-शारे लगाया करता था। तो जब ज़िया-उल हक की असैसिनेशन होती है, तो उस वक़्त चूँकि छोटे थे और हमें ज़िया-उल हक के अलावा ना तो हमने टीवी पे कुछ देखा था, और ना हमें कुछ किसी और का पता था। जैसे आज के बच्चों को जी, जी। एक आधी शख्सियत ऐसी है कि जो दिमाग में घुसाई गई है, उसके अलावा उनको पता ही कुछ नहीं है। तो कुएँ के मेंढक थे, तो ज़िया-उल हक से बहुत मुतासिर थे। तो जब वो शहीद हुए हैं, तो उसके बाद ज़िया-उल हक स्टूडेंट फेडरेशन बनी, तो मैं उन साथियों में शामिल था जिन्होंने ज़िया-उल हक स्टूडेंट फेडरेशन बनाई। सही। और 2-3 साल जो है वो ज़िया-उल हक स्टूडेंट फेडरेशन में काम किया, ज़िया-उल हक फाउंडेशन में काम किया, और उसके बाद फिर बाकायदा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट की, और उससे आगे तक का सफ़र जो है वो आप भी जानते हैं माशाल्लाह। जी। आपसे भी अब 30-35 बरस का एक रिश्ता और ताल्लुक है। ऐसे ही। तो एक कारकुन की हैसियत से मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, और फिर आप जैसे दोस्तों की वजह से, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो हमारे लीडर हैं, वो तो कायद हैं। शहबाज साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ एक बड़ा एक ताल्लुक और राब्ता रहा, और उन्होंने मुझे परवान चढ़ाने में बड़ा कलीदी किरदार जो है अदा किया। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मंजूरी से, उनकी शफ़क़त से, बहुत सारे ऐसे लोगों को कि जो मीडियोकर्स थे और जो शायद कभी इस मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे, मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारे लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा और अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। और ये खासा किसी ज़माने में एमक्यूएम का रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पंजाब की पॉलिटिक्स में पीएमएलएन ने वो रोल प्ले किया। ये जो नारे तो बहुत लोग लगाते हैं कि मिडिल क्लास को आगे लेकर आएंगे, और पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, लेकिन जब टिकटें देने का वक्त आता है तो सभी को जागीरदार चाहिए, सभी को वडेरे चाहिए, सभी को इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए। लेकिन पीएमएलएन अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी है सही मानों में, कि जिसने आम मिडिल क्लास के लोगों को, मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, जी, जी। मेरे वालिद का नाम किसी को नहीं पता कि मेरे वालिद क्या करते थे, वो क्या थे, हमारा कोई सियासी खानवादा नहीं था, सही। लेकिन पार्टी ने कोई आज अगर सियासी आप, पस मंज़र नहीं था जी, आपका। और आपने ये कहा है, मुझे वैसे तीनों मरतबा बड़ा मुख्तसर दौर मिला वज़ारत का। 1.5 बरस में एक दफ़ा वज़ीर रहा, उसके बाद फिर जब हमज़ा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो जब मैंने वज़ारत का हलफ़ लिया, अभी काम शुरू ही किया था, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, और फिर तीसरी मरतबा मुहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो है वो ये चांस दिया और डिलीवर करने का मौका दिया। तो पार्टी के साथ हर अच्छे और बुरे वक्त में खड़े रहे हैं। चाहे मुशर्रफ की आमरीत हो, चाहे तहरीक निजात हो, फिर उस पार्टी के दौर हुकूमत में, उस वक्त आपको याद होगा जब तहरीक निजात चल रही थी, जी, तो जी। मेरी पहली कैद जो है उस वक्त था। फिर मुशर्रफ के दौर की, जब आप भी असीर रहे हैं, मुख्तलिफ जेलों में आपको भी जाने का मौका मिला है, तो उसके बाद फिर जो इमरानी आमरीत का भी मुकाबला किया,
12 लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो शक्तियाँ, आपके जो तो हम नाम है, तकलीफ़ें, आपके तो हम नाम है वो। हाँ, जो शक्तियाँ, जो तकलीफ़ें मैं समझता हूँ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सियासी कारकुनों ने काटी हैं, -9 मई को अगर आप कर लें, क्योंकि हमने तो 9 मई नहीं किया था। ये जो तकलीफ़ काट रहे हैं, ये 9 मई की वजह से काट रहे हैं। अदरवाइज़ इनको वो आप तो 28 मई का हीट, क्लेम करते हैं। जी, इनको वो हिद्दत नहीं पहुँची थी, कई साल ये सियासी जद्दोजहद जिसको ये कहते हैं, ये करते रहे, लेकिन जिस तरीके से करते रहे, इनको हीट नहीं पहुँची थी। और पीपल्स पार्टी के वर्कर को, पीएमएलएन के वर्कर को, इवन जमात इस्लामी के वर्कर को भी मुतअद्दिद बार हीट्स पहुँची हैं। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का एक वर्कर ऐसा था जिसको कभी हीट नहीं पहुँची थी। अच्छा ख्वाजा लेकिन साहब, अगर आप की जो वज़ारत का आगाज़ है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ है, जिनको बड़ा एक मुंतज़म आला कहा जाता है, बड़े सख्त गिर। तो उनके साथ आपने काम किया, कैसा तजुर्बा रहा? पहले ये बताइए, फिर मैं अगला सवाल करूँगा आपसे। हाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको पता है कि 24/7 चलने वाले इंसान हैं, और वो 2-3 घंटे जो है वो सिर्फ सोते हैं, और उसके बाद जो है वो जागते हैं और काम करते हैं। तो उनके साथ काम करना सबसे मुश्किल था, और यकीन करें कि उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया और जितना उन्होंने मुझे पैटर्नेज दी, मैं समझता हूँ कि शायद अगर वो पैटर्नेज मुझे ना मिलती तो वो उस दौर में जो हमने काम किया, मतलब जो हमने एक, अगर ईपीआई की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करता हूँ, कि हमारे 2014-15 में जब हम दोबारा इक़्तिदार में आए, तो 13 के इलेक्शन के नतीजे में, और 14-15 में जब एक सर्वे आया, तो पंजाब में वैक्सीनेशन जो थी 45% बच्चों के पास थी, और बकाया 55% बच्चे जो थे वो हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम से महरूम थे। तो उसको एक चैलेंज समझ कर किया, और शहबाज साहब के दौर में मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी हेल्थ था, फिर बाद में वज़ीर भी बना। तो जब हम हुकूमत जा रही थी और हमारा टेन्योर एंड हो रहा था, वही परसेंटेज जो 45% पे हमने काम स्टार्ट किया था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 85% तक पहुँचा कर जो है वो काम जो है उसको छोड़ा था। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई है, और उसके बाद आपको पता है कि जो तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की रिवैम्पिंग हुई, और जो एक नए दौर का आगाज़ हुआ उनके दौर में, और माशाल्लाह आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पीकेएलआई की सूरत में जो बिल्डिंग आपको खड़ी नज़र आती है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, जो कि बाद में नसूर मुँह से निकल जाता है, साकिब निसार साहब, जब भी मैं बात करता हूँ तो मुँह से नसूर निकल जाता है, लेकिन वो बेसिकली उनका नाम साकिब निसार है। तो साकिब निसार साहब जो हैं, उनकी मेहरबानी से पीकेएलआई को ब्रेक लगी, लेकिन फिर आज दोबारा वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। तो शहबाज साहब के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता था, बिकॉज़ वो बड़े रिज़ल्ट ओरिएंटेड थे। लेकिन मैं ये एक चीज़ आपको यहाँ पे कहूँगा, मैं ये समझता था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करना सबसे मुश्किल है, और इसलिए कि वो टास्क देते हैं, फिर टास्क जो अचीव करवाते हैं। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब भी आए, एक रिवर्स स्पीड भी आई। तो मैं जब मरीम नवाज़ शरीफ साहब आई हैं, तो मेरे लिए बड़ा, मैं सोचा करता था एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, कि यार शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड और बुज़दार की रिवर्स स्पीड, इन तीनों के अंदर जब हम कंपैरिज़न करते हैं, तो मरीम साहबा एज़ अ फीमेल किस तरह से परफ़ॉर्म कर पाएँगी, और ये इतना बड़ा मुश्किल कॉम्पिटिशन छोड़ गए हैं उनके अपने चचा उनके लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू मरियम नवाज़, कि मरियम नवाज़ सॉफ्ट भी हैं। ये आपने मेरा सवाल समेट लिया अपनी गुफ्तगू में। अच्छा, आपने ये सवाल अभी करना था। हुँ। चलें, मुझे अब थोड़ा आइडिया हो गया कि आपने ये सवाल करना था। मैं कह रहा हूँ कि हैट्स ऑफ टू मरियम नवाज़। वो ओवरडूइंग भी नहीं करती, यानी कि वो आपको कोशिश करती हैं कि आपको जो है वो सैटरडे संडे उस तरह से तंग ना किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि हल्के भी हैं, हल्कों में भी जाना है और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन वो वीकडेज़ में इतना भरपूर काम लेती हैं और इतना टारगेटेड काम लेती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी जो है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। मरियम नवाज़ की डिसीजन पावर बहुत अच्छी है। वो जब डिसीजन लेती हैं, और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ जो मैंने जितनी मीटिंग्स अब देखी हैं, बहुत सारे डिसीजन, देखिए इंसान है, बाद दफ़ा इंसान गलती भी करता है, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं। तो हो सकता है कि मैं कोई डिसीजन लूँ तो मुझे फ़ील हो कि डिसीजन अच्छा है, और बाद में वक़्त साबित करे कि वो मुनासिब डिसीजन नहीं था, या उसमें किसी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत थी। लेकिन ओवरऑल मरियम साहबा जब डिसीजन लेती हैं तो बड़ा ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक तो लेती हैं। ये मोहतरमा के फ़ैसलों में, मैडम चीफ मिनिस्टर के फ़ैसलों में क्या मियाँ नवाज़ शरीफ का कोई असर, कोई उनकी सोहबत, उनकी क़यादत या उनका विज़न भी नज़र आता है? देखिए, मरियम साहबा एक मिक्स ब्लेंड है। अच्छा। मरियम साहबा के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वाली शफ़क़त भी नज़र आती है, शहबाज शरीफ साहब वाली सख्ती भी नज़र आती है। सही। उनके अंदर बैक वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वाला विज़डम भी नज़र आता है, शहबाज शरीफ साहब वाली प्रोग्रेस भी नज़र आती है, और ख़ुद मरियम नवाज़ खुद से
उनका अपना भी एक खासा है कि वो निडर खातून है, वो बड़ी दलेर खातून है, वो हार्ड टास्क मास्टर है। मसलन जो आपने अब देखा है अमन अमान के मामले में आप देख जी लें, और बहुत सारी चीज़ों के मामले में आप देख लें कि उन्होंने जब डिसीजंस किए हैं तो फिर उन्होंने बिल्कुल बिला खौफ डिसीजन किया। मैं आपको खुल के बात करता हूँ, जब गंदम की खरीदारी का मसला आया, पहली हमारी वो गंदम की खरीदारी थी, तो सीएम साहब ने कैटेगोरिकली कैबिनेट में कहा कि मेरी सजेशन ये है कि हम इस साल गंदम को प्रोक्योर नहीं करेंगे। सही। एक सांप सूंघ गया पूरी कैबिनेट। आल्दो के आई एम नॉट अ फार्मासिस्ट, हम्म। मैं नहीं हूँ, मैं फार्मर नहीं हूँ, जी जी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये फील करता था कि अगर गंदम खरीदारी ना की गई तो ये किस तरह होगा और ये पोलिटिकली बहुत बड़ा डैमेज होगा। सही। हमारे तमाम वज़रा जो फार्मर्स थे वो परेशान थे। लेकिन उस साल मरियम नवाज़ के उस साल के देखिए हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। सही। उस साल के मुताबिक वो बड़ा दुरुस्त फैसला हर था, दौर के फैसले मुख्तलिफ ठीक होते है ना? हैं। तो लेकिन वो उन्होंने बड़ा प्रेशर लिया, उस प्रेशर को जो है वो उन्होंने सस्टेन किया, और आपने देखा कि उस प्रेशर को लेने की वजह से हमारे फाइनेंशियल मामला जो है वो बड़े बेहतर गए, और अब जब उन्होंने मुनासिब वक्त समझा है तो अब उन्होंने गंदम को प्रोक्योर करने का फैसला किया है। अच्छा ख्वाजा इमरान जी साहब, आप पहले पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, फिर आप वज़ीर सेहत बने, और हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि तीनों बार आपको वज़ारत सेहत मिली। ये आपकी अपनी चॉइस है या क़यादत ने आपके अंदर जरासीम देखे हैं हाँ कि साहब, आप महकमा सेहत को हाँ सेहतमंद साहब, कर सकते आपसे हैं? बेहतर तो कोई नहीं जानता कि मेरा रुझान जो है वो किस तरफ था। हुँ। मैं तो इन्फॉर्मेशन का बंदा हूँ, आपके साथ भी काम किया है, सारी ज़िंदगी जो है वो तर्जुमानी करने की कोशिश की है, पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान रहा हूँ, और आपका और मेरा ताल्लुक भी इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही है। लेकिन वो होता है ना कि बाद बंदे को धक्का पड़ता है, वो किसी और जगह गिर जाता है। तो मुझे याद है कि 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने मुझे अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया, और उन दिनों में परवेज़ रशीद साहब हमारे मीडिया एडवाइज़र हुआ करते थे। तो वो चूँकि बड़ी शख्सियत है, पार्टी के बड़े ज़ीरक रहनुमा हैं, और हमारा सबका उनसे बड़ा प्यार है, और हम उनको आइडलाइज़ भी करते हैं। तो ज़हनी तौर पे आप जिस बंदे को आइडलाइज़ करते होते हैं, आप जब काम करने लगते हैं तो फिर आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो शायद क़यादत ने ये बेहतर समझा कि मुझे एक डिफरेंट फ़ील्ड दी जाए, कि परवेज़ रशीद साहब के होते हुए शायद मैं उस तरह से परवान नहीं चढ़ सकता होऊँगा, और क़यादत का ये फ़ैसला होगा। तो क़यादत ने मुझे टास्क असाइन किया, कि क्योंकि डेंगू जब आपको याद आया था 2011, जी, जी। तो उसमें सलमान ने और मैंने दोनों ने परफ़ॉर्म करने की कोशिश की थी, तो दोनों ने हेल्थ पे काम किया। तो शहबाज शरीफ साहब के ज़हन में था कि इसने डेंगू में बड़ा परफ़ॉर्म किया है, तो क्यों ना इसको हेल्थ का टास्क दिया जाए। तो उन्होंने फिर मुझे एज़ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने लेकिन का अगर मौका देखा जाए तो आप इस वज़ारत में इतने फिट नज़र आए हैं कि लगता है कि आप इसी वज़ारत के लिए बने हैं। देखिए हाँ साहब, बात ये है कि हम शुरू से मज़दूर लोग हैं, काम करने की आदत है, हमें तो कोई काम दे दिया जाए हम करते हैं। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि मैं काम मिले तो खुश रहता हूँ, जब काम ना हो तो नाराज़ हो जाता हूँ। तो हर बंदे की अपनी तरबियत और मैं समझता हूँ कि अपनी नेचर होती है। मेरी नेचर ये है कि अगर मुझसे काम ना लिया जा रहा हो तो मैं खुश नहीं रहता, मुझे काम करने का शौक़ है। तो डेफ़िनेटली सियासत के मैदान में ये सोच कर आए हैं कि मुल्क के लिए कुछ कर सकें, अपना को हिस्सा डाल सकें। जब मुझे कभी ये लगता है कि मैं नहीं डाल पा रहा तो मैं तकलीफ़ में होता हूँ, और जब मैं कोई इनपुट देने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मेरा ज़मीर मुतमईन होता है कि मैं अपने मुल्क की मिट्टी के लिए कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा यही मसला है, मुझे जो काम दिया जाता है मैं वो कर लेता हूँ। अभी भी सीएम साहबा ने लोग कहते थे जी, जिस तरह से बड़ी बातें होती हैं, अफ़वाहों का बाज़ार गर्म होता है कि जनाब ये फ़लाना ग्रुप है और ये फ़लाना ग्रुप है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जी, मेरा जी। ज़्यादातर ताल्लुक वास्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब से, रमज़ा साहब से रहा, और ऑब्वियसली वो पंजाब को लीड करते थे तो ज़्यादा लोगों का ताल्लुक उधर ही था। मरियम बाजी से मेरा जब उन्होंने सियासत शुरू खैर की, आप तो सारों सबके मुकर्रम हैं। हाँ, मरियम बाजी ने जब सियासत शुरू की तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूँ कि जिनको उन्होंने बुलाया था और बुला के कहा था जी कि अब आप मेरा साथ दें और मेरे साथ एज़ टीम मेंबर काम करें। तो उनके साथ मैंने काम किया और हमारा बहुत क्लोज़ बहनों और भाइयों वाला ताल्लुक रहा। मैं एक चीज़ उनकी बड़ी अच्छी है, मरियम नवाज़ एक जज़्बाती खातून है, मोहब्बत करने वाली, हुँ। शफ़क़त करने वाली, और बहुत खुले दिल की खातून है। कोई चीज़ बुरी भी लगती है, इज़हार भी कर देती हैं, लेकिन नुकसान नहीं करती। मैंने मुतअद्दिद मौक़ों पर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की राय के अगेंस्ट बात की है, और एक आध 2 दफ़ा मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से ज़्यादती भी हुई है, मैंने कुछ ज़्यादा सख्त बातें भी की हैं। लेकिन वो एक ऐसी शफ़ीक लीडर है कि उनको बुरा लगा है, लेकिन उन्होंने उसका इज़हार करने के बाद बात को दिल में नहीं रखा। हमेशा शफ़क़त दी, मोहब्बत दी और प्यार दिया। वरना एक चीफ़ मिनिस्टर के लिए कौन-सा मसला है ऐसे ही। कि अगर आपको बंदा पसंद नहीं आ रहा तो वो 1 सेकंड में आप उसे बदल देते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 बरस से ज़्यादा हो गए हैं,
उन्होंने अपनी कैबिनेट में खुल के बात करने का चांस अरे को बड़ी दिया ऐसी हुआ। मिसालें हैं कि अगर कोई वजीर ने ऐसी बात कर दी है जिससे मिजाज भरम हो गए हैं तो वो फिर बिजलियाँ गिरती हैं हाँ, और वजारतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन चली अल्लाह का जाती हैं। शुक्र है कि मरीम नवाज जैसी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जो खुले दिल की मालिक है, जो अच्छा ख्वाजा साहब, दिल में बात नहीं रखती। आप एक सियासी कारकुन हैं, आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, आपने वजारत सेहत को पूरी तरह अडॉप्ट किया है। बुज़दार जो दौर है बतौर ऑब्ज़र्वर, क्योंकि आप उससे पहले परफ़ॉर्म कर चुके थे, अब क्या देखते हैं कहाँ-कहाँ फुकदान था, खला था, कहाँ-कहाँ खराबियाँ हुई हैं इन 4 सालों में? देखिए हाँ साहब, पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो विजन देती है, और जब इम्प्लीमेंटर को विजन ना मिल रहा हो तो उस वक्त परफॉर्मेंस की तवक्का करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। बुज़दार दौर का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब बड़े अदब से, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के वो महबूब कायद हैं और उनका एक अपना इज़्ज़त मर्तबा मकाम भी है। बड़ी अच्छी मैं बात है। उनके मर्तबे और मकाम को किसी सूरत चैलेंज नहीं करता, लेकिन मेरी ज़ाती राय में कि वो शायद अ, अपनी अकल कम इस्तेमाल करते थे। यहाँ को मुझे इससे अच्छा लफ्ज़ मिलता तो मैं नहीं, अपना माइंड कम इस्तेमाल करते थे। वो जो कोई बात कहता था वो उसकी बात पे लग जाते थे। वैसे मैंने एक कॉलम लिखा था, हाँ जी। क्योंकि आपने बात छेड़ी है, तो उसमें मैंने एक जुमला लिखा था कि इमरान खान ना ज़माना शनास है, ना ज़नाना शनास है। ठीक है? बड़ा तो बड़ा ये बिल्कुल थोड़ा-सा आपने सेटबैक है। बिल्कुल। हुँ, उसका प्रॉब्लम ये था कि देखिए, अब जब उन्होंने बुज़दार को चॉइस किया, हुँ। तो वो चॉइस सिर्फ़ इल्मुल अदाद और वहम परस्ती पर मुबनी थी। मैं बदकिस्मत बुज़दार है। साहब को हुँ, गलत या बुरा नहीं कह रहा। बुज़दार साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे सीएम बनाएँ। सही। चॉइस कर लिया गया कि एक ऐसी शख्सियत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए कि जिसको पता ही कुछ ना हो, और चुप करके एक पंजाब पे रबर हुकूमत स्टैम्प हो। और पंजाब पे चुप करके हुकूमत की जाए जी, और फराह गोगी और पिंकी पीरनी के नेटवर्क को खुल के काम करने का मौका सही। दिया जाए। तो वही हुआ है, जब आप पिंकी और गोगी नेटवर्क चलाएँगे तो फिर ना विजन होगा, ना कारकर्दगी होगी। अभी पिछले दिनों बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके ऊपर मैंने कंटेस्ट भी किया एड्स के हवाले से, तोनसा के इलाके में। हुँ, अब हुँ। बताएँ तोनसा किसका इलाका? बुज़ार ठीक है, का बुज़ार का। वहाँ अगर एक शख्स चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक तहसील जिसका बंदा चीफ मिनिस्टर रहा है और वो पौने 4 बरस तक या 4 बरस तक पंजाब के सीएम रहे हैं, और अगर वो अपनी तहसील को ठीक नहीं कर सके, तो फिर मेरा गिरबान पकड़ने का किसी को कोई हक हासिल नहीं है। फिर मुझे उनसे भी पूछा जाए। मुझे याद है, मैंने उस दौर में एक कॉलम लिखा था, उसका नाम था बुज़दार नहीं बुर्दबार। मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आपको वफाक में अल्लाह ने मौका दिया है। आपकी एक टांग इस्लामाबाद में, एक लाहौर में है। आप इसको आके इसकी शान में कसीदे पढ़ते हैं और आपको बार-बार इसकी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो आप बुर्दबार लेके आए, आपने अपने दाएँ-बाएँ सारे बुज़दार इकट्ठे किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है, चूँकि मैं एक इस माशरे का हिस्सा हूँ, पंजाब का शहरी हूँ, हमें भी रोज़ वास्ता पड़ता है महकमों में, इदारों में। तो जो इन्हतात देखा गया है सारे ओवरऑल महकमों में, ख़ास तौर पे सेहत के महकमे में, तो आप क्या देखते हैं, आपने क्या फ़ौरी उन जो सुकम थे, जो झोल थे, जहाँ ख़ामियाँ थीं, किस तरह आपने इस्लाहात से उन पर काबू पाया है? क्या आपने ऐसी इस्लाहात बड़ा की अच्छा हैं? सवाल है। देखिए, अभी मैंने आपको मिसाल दी थी ईपीआई वैक्सीनेशन की। जी। बच्चों के हिफाज़ती टीकाजात के प्रोग्राम की परसेंटेज मैंने आपको बताई कि 2013-14 में हमने उसको 45% से उठाया और 85 पे पहुँचाया। सरप्राइज़िंगली जब हम वापस आते हैं बुज़दार साहब के दौर के बाद, जी। तो मोहसिन नकवी साहब का जब दौर आता है, तो उस वक़्त जो फ़िगर जारी होते हैं उसके मुताबिक वो शरह जो 85 पे हमने पहुँचा दी थी हुँ, और उसको ऊपर जाना था, सही, 100% पे जाना चाहिए था। सही। वो शरह रिवर्स बैक करके 67% पे आ गई थी। अच्छा, तो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑन बीएचयूज़ बेसिक हेल्थ यूनिट्स हम 101% पे छोड़ के गए थे। हमने उसको 35-40% से उठाया था और स्टैंडर्ड रिडक्शन पॉलिसी लेकर आए कि जो बीएचयू पे काम करेगा डॉक्टर उसको हम इजाफी नंबर स्पेशलाइजेशन के लिए देंगे। हम स्पेशल पे पैकेजेस लेकर आए कि जो दूर जाएगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव देंगे, अलाउंस देंगे। उनके नतीजे में डॉक्टर्स ने वहाँ अपना इंटरेस्ट शो किया और वो जो परसेंटेज थी हमारी 40%, वो हम 101% पर ले गए थे। 1% एक्सेस ले गए थे एक बैकअप के तौर पे। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो बदकिस्मती से वही शरह ड्रॉप होके हमें दोबारा 40% पे मिलती है। मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट का एक खासा है कि हमने जिस तरह अभी अब इस पॉडकास्ट से पहले हम जो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपको उसमें बताया कि लोग उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीमेंट है। सही। हमने जो अ, आउटसोर्सिंग की है, हुँ, हमने 2500 बीएचयूज़ को डॉक्टर्स के हवाले कर दिया है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि डॉक्टर आते थे, 6 माह बाद जब उनको मार्क्स मिल जाते थे तो वापस चले जाते थे। बीएचयू पर काम नहीं करते थे। सही। हमने उन तमाम बीएचयूज़ को पहले मरियम नवाज़ साहबा ने रिवैम्प किया।
इतना खूबसूरत बना दिया कि उसमें बैठने को दिल करे, आने को दिल करे। सही। उसके बाद हमने किसी डॉक्टर्स को हमने एक मुकम्मल प्रोसेस के जरिए सेलेक्ट किया। जो लोकल डॉक्टर था उसको ज़्यादा नंबर दिए कि अगर एक बंदा लोकल होगा उसको ज़्यादा आसानी होगी। अब वो BHU डॉक्टर देखता है अपने प्राइवेट क्लिनिक के तौर पे। हम जो पेशेंट्स वो देखता है उसकी जो फ़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करती है। मेडिसिन जो है उसको मिलती है, उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करती है। लेकिन चूंकि उस डॉक्टर का समझे वो एक अपना प्राइवेट क्लिनिक की तरफ पे सिस्टम चल रहा है और वो डॉक्टर अब 24/7 अपने इस क्लिनिक की सुपरविजन करता है। और जो पहले होता था कि जब 6 माह पूरे हो जाते थे तो मैं अगर एक डॉक्टर हूँ, मेरे 6 माह पूरे हो गए, मुझे अब मार्क्स मिल गए हैं, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, अब मैं कहता हूँ कि मैं वापस बड़े शहर में चल जाऊँ। तो वो मैं समझता हूँ कि जो ड्रॉप आउट हुआ था उसको दोबारा मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने ठीक किया। और उसके साथ साथ जो हमारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिकली माजरत से हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो, TB कंट्रोल प्रोग्राम हो, ये बिल्कुल शट डाउन रहे हैं बुज़दार दौर में। इनके ऊपर कोई टके का काम जो है वो नहीं हो सका। और जितनी इम्प्रूवमेंट थी वो अल्लाह के फज़ल से शहबाज साहब के दौर में हुई थी और अब मरियम नवाज साहबा के दौर में हो रही। तो ख्वाजा साहब, आप चूँकि सियासतदान हैं, हलकों में जाते हैं और गली और मोहल्ले की सियासत भी आपको समझ, लोग आप लोगों के भी नब्ज़-शनास हैं और महकमा सेहत के भी आप नब्ज़-शनास हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी क्या ज़रूरियात हैं इस्लाहात की? किन-किन शोबों में आप एक पाइपलाइन में हैं आपकी रिफ़ॉर्म्स? क्या आप करने जा रहे हैं मज़ीद 3 सालों में? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसकी तरक्की के लिए हम सब मिलकर काविशें करते हैं और कोशिशें हैं। पाकिस्तान को अब जो रूटीन की एजुकेशन है, उससे ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। मसलन हम लोगों को ग्रेजुएट कर देते हैं BA, MA, MSc। मेरा नहीं ख्याल कि अब नौजवान जब डिग्रियाँ ले लेते हैं उसके बाद उनको नौकरियों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अब तो डॉक्टर्स का ये हाल है कि मैं बुज़दार दौर की आपको बात बताऊँ कि बुज़दार दौर में जब ये हुकूमत ख़त्म हुई तो जो अदाद-ओ-शुमार जारी हुए 65,000 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनके हाथों में MBBS की डिग्री थी लेकिन नौकरी नहीं थी। और जिनके पास नौकरी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके साथ जो सलूक होता है वो भी आप उसका वो यकीन नहीं कर सकते कि एक सिक्योरिटी गार्ड के बराबर तनख्वाह जो है वो एक डॉक्टर को दी जाती है। और डॉक्टर जो है वो इस मुल्क की क्रीम होता है स्टूडेंट्स की। तो जहाँ पर इन्हितात ये आ गया है, मैं समझता हूँ कि अब हमें 2 चीज़ों पे काम करना चाहिए। महकमा सेहत भी उसके ऊपर जो है वो प्लानिंग कर रहा है और अनकरीब हम आपको ये काम करते नज़र आएँगे। हमने मिडवाइफ़री जो कॉलेजेस हैं वो भी खोल लिए हैं, नर्सिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं। हम अब टेक्निकल स्किल्स देने के लिए जो है वो खुद से लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। सही। हमारा फ्यूचर इस बात में है कि हम अपने जो टेक्निकल रॉ हैंड हैं, हमारे लोग जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उनको ट्रेन करें। ट्रेन करने के बाद हम उनको मुख्तलिफ़ मुल्कों में जॉब्स जो हैं वो दिलवाएँ ताकि हमारे मुल्क में ज़रा मुबादला आए और हमारे लोगों की बेरोज़गारी का मसला जो है वो हल हो। मसलन दुनिया में हमारे डॉक्टर की, हमारी नर्स की, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत डिमांड है। तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। जो लोग कहते हैं जी ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। तो ख्वाजा साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि हॉस्पिटल से कोई मौलूद जो है वो अगवा हो गया। फिर हम अद्वियात की चोरी की बातें भी सुनते हैं। ये आपने क्या इक़दामात किए हैं कि इसमें आप इसको सद्दबाब के लिए क्या आपने अभी तक इनिशिएटिव लिया है? देखिए हाँ साहब, जहाँ तक नौमौलूद के अगवा का ताल्लुक है, ये पहले वाक़यात बहुत हुआ करते थे। हुँ। मरियम नवाज़ साहबा जब से इक़्तिदार में आई हैं, उन्होंने जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग स्टार्ट की, सिक्योरिटी के मामलात को जो दोबारा से टाइट किया, हमने इनिशिएटिव्स लिए, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेटअप कायम हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन वाक़यात की रोकथाम हो चुकी है। इक्का-दुक्का जो वाक़या आपको पता है लाहौर में एक-आध हुआ, चंद घंटे के अंदर-अंदर बकवी जो है वो बरामद भी कर लिया गया और वो मुलज़मान भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए। उसकी वजह ये है, एक तो सेफ सिटी का दायरा बढ़ा दिया गया। सेफ सिटी के कैमरास के साथ हमने हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी कैमरास को सही, लिंक इंटरलिंक कर कर दिया। दिया, ये सही। चीफ मिनिस्टर साहबा ने खसूसी तौर पे ये इंस्ट्रक्शन जारी की। अब हमारे हर अस्पताल का सिक्योरिटी कैमरा सेफ सिटी कैमरा के साथ लिंक्ड है। सही है। उसके साथ-साथ हमारा एक अपना, मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट 2 है। एक हेल्थ एंड पॉपुलेशन है जो BHU, RSC, THQ, DHQ और प्रोग्राम्स को देखता है, ड्रग कंट्रोल को देखता है। और एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन है जो टीचिंग हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस को देखता है जिसके सलमान रफ़ीक साहब वज़ीर हैं। सही। तो ये हेल्थ एंड पॉपुलेशन जो कि मेरे पास है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के डिपार्टमेंट में जब आप आएँगे तो आपको एक मुकम्मल विजिलेंस मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर बना नज़र आएगा। लाइव स्क्रीन्स डैश के ऊपर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सही। लाइव मॉनिटरिंग है। हमें अगर आप कहें कि आप रोज़ाना के किसी BHU में हमें जो है अभी बैठे-बैठे हमारा राब्ता उसके साथ करा दें, हुँ। तो हम अपने कैमरे का रुख उधर मोड़ेंगे, उस कैमरे को ऑन करेंगे। रोज़ाना में जो डॉक्टर दूर-दराज़ के BHU में बैठा काम कर रहा है, हम उससे लाइव बात कर सकेंगे अपने कंट्रोल रूम के ज़रिए। तो उस कंट्रोल रूम से आप हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें आप देखते होंगे। अब हम बहुत सारी चीज़ों को नोट करते हैं।
कहीं कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा किसी चीज़ को, फलां शख्स अपनी ड्यूटी पे मौजूद है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें अब हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए, लाइव डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह उस सेंटर में होती हैं, और डे बाय डे हम उसको मज़ीद बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ख्वाहिश साहब, ये जो हम अक्सर सुनते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग, एमएस फलां जगह से फलां जगह चला गया, और ये क्या ख़ास को पॉलिसी है, या कोई सियासी दबाव होता है, एमपीज़ एमएनए का दबाव होता है, या कोई उनकी कोई ऐसी करप्शन होती है? क्या इसका क्राइटेरिया है? देखें, हाँ हाँ, जो खुली बात करने लगा हूँ आपसे कि इससे पहले तो कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं था। हुँ, हुँ। मरियम साहबा ने हमें हुक्म दिया कि आप केपीआईज़ बनाएँ, और केपीआईज़ जैसे आप डीसीज़ के बने हुए हैं कि एक एमएस को के की स्कोरिंग क्या होगी, एक सीईओ हेल्थ की स्कोरिंग क्या होगी। अब हम उस केपीआई के थ्रू ये मॉनिटर करेंगे कि आया इस 3 माह के 6 माह के टेन्योर के बाद फलाँ शख्स जिसको एमएस लगाया गया था, इसने अपना क्राइटेरिया किस हद तक मीट किया है। अगर सैटिस्फैक्शन लेवल से नीचे है तो ही और शी शुड बी रिप्लेस्ड, और फिर उनको दोबारा मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। और अगर वो सैटिस्फैक्शन लेवल पर है तो वो कंटिन्यू करेगा, सैटिस्फैक्शन लेवल से ऊपर है तो उसका फिर तरक्की का चांस होगा कि हम उसको किसी और बड़े अच्छे बेहतर अस्पताल में या किसी बड़े अच्छे ज़िले में लगाकर जो है देखें। और इन केपीआई से पहले तो क्राइटेरिया यही था कि कोई इक्का-दुक्का वाक़यात हो गए, किसी बेचारे को सस्पेंड करना पड़ गया, किसी बेचारे को ट्रांसफ़र करना पड़ गया, या जो मैं विज़िट करता हूँ, सेक्रेटरी विज़िट करती हैं, मुफ्ती चीफ मिनिस्टर साहबा की टीमें विज़िट करती हैं, सीएमआईटी की टीमें विज़िट करती हैं। हेल्थ एक ऐसा शोबा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की हुई है। सही। अ, हर चौथे 5वें दिन कोई ना कोई टीम कहीं न कहीं विज़िट कर रही होती है। बाद अच्छा दफ़ा ख्वाजा हमारे अभी आप डॉक्टर्स बात। गिला करते हैं हुँ, इसका, हमारे स्टाफ भी इसका गिला करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने सीएम साहबा से एक दफ़ा सवाल कर लिया। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे मामलात होते हैं, गलती इंसान से होती है, जब बंदा काम करता है गलती भी होती है, तो सीएम साहबा इतनी सख्ती क्यों है हमारे ऊपर हेल्थ के ऊपर? उन्होंने बड़ा भरपूर मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, इमरान भाई, इश्यू ये है कि मुझे भी अफ़सोस होता है कि मैं आप लोगों पर बड़ी सख्ती कर रही हूँ, अपने डॉक्टर पर कर रही हूँ, अपनी नर्स पर कर रही हूँ, अपने पैरामेडिकल पर कर रही हूँ, लेकिन दूसरे महकमों की गलती से क्या होगा? अगर कहीं पे कोई गलती हो गई है तो चलो कोई माली नुकसान हो जाएगा, कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा कि चलो यार उसको उसकी भरपाई मुमकिन है। लेकिन हेल्थ एक ऐसा शोबा है कि जहाँ गलती का जो है वो मैं समझता हूँ कि मतलब ये है कि किसी मरीज़ की मौत हो सकती है, किसी मरीज़ को एक ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है कि जो उसको नहीं होनी थी। यानी उसके संगीन जो है वो आफ्टर शॉक्स हैं। तो इसलिए मैं आपकी छोटी से छोटी गलती जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करती कि आप लोगों की छोटी से छोटी गलती की वजह से कोई किसी मरीज़ की ज़िंदगी जा सकती है। तो आपको शाबाश किस तरह मिलती है? हमें अक्सर शाबाश मिलती है जी, अल्लाह के फज़ल से। आपने देखा है सैलाब के दौरान हमने हमारे महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने जो है वो लीड किया, और पूरे पंजाब में आल्दो के इतना बड़ा क्राइसिस था, लेकिन आपको किसी जगह पे ना किसी दवाई की कमी महसूस हुई। जहाँ-जहाँ स्नेक बाइट के केस रिपोर्ट हुए, उससे पहले क्या होता था, सैलाब आता था, स्नेक बाइट के केस रिपोर्ट होते थे, इतनी डेथ्स हो जाती थी। इस दफ़ा अल्लाह के फज़ल से एंटी स्नेक वेनम हर जगह मौजूद थी। अद्वियात हर जगह मौजूद थी। नॉट अ सिंगल डेथ, अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल जान जो है वो स्नेक बाइटिंग से नहीं गई। सैकड़ों केस हुए लेकिन सबको बर वक़्त तिब्बी इमदाद दी गई। इसी तरह जो डायरिया है, स्किन डिजीज़ हैं, वो बहुत फैलती थी। जो है वो अपना वायरल हो जाती थी बीमारियाँ, और इस दफ़ा अल्लाह के फज़ल से कोई एक ऐसा डिज़ास्टर जो है वो अच्छा ख्वाजा आपको साहब, देखने को नहीं आपने मिला। 3 वज़राइला के साथ काम किया है। मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और अब मरियम नवाज़। इन तीनों में से कौन है बहुत ज़्यादा जो बारीक बीन है, जो बड़ी मामलात में बड़ी बारीकी से घुसता है, चीज़ों को वॉच करता है, ऑब्ज़र्व करता है, फिर सवाल करता है? देखिए, हाँ साहब, तीनों की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ थी, और तीनों के अपने-अपने प्रॉब्लम्स भी थे। शहबाज साहब का मैंने आपको कहा कि शहबाज साहब जैसा एक्टिव बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा लीडर। लेकिन उनका प्रॉब्लम थोड़ा-सा ये था कि वो बंदे को निचोड़ देते थे। यानी हम नुचड़े पड़े थे उनके दौर में। रात 2 बजे भी डर के हमारे फ़ोन साइड पे रखा होता था। हम ज़हनी तौर पे उस तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते थे। शाबाशी वो बहुत प्रेशर देते होता थे। था मैं एकदम। वो शख्स हूँ जिसने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार शहबाज साहब से अल्लाह के फज़ल से शाबाशी ली, जो कि आसान काम नहीं था। बड़ी बात है। हमज़ा शहबाज साहब दरवेश शिफ्त आदमी हैं, वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पे, लेकिन वो धीमे मिजाज के हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब जैसे मिजाज के हैं। वो बहुत कम गुस्सा होते हैं, लेकिन जो आम आदमी के जो पब्लिक पल्स है, उस पे अबूर रखते हैं। हमज़ा साहब से ज़्यादा पब्लिक पल्स पे कोई अबूर नहीं रखता, और उनको चूँकि मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल 2-3 माह का जो मौका मिला, वो भी आपको पता है किस हिसाब से मिला। अगर उनको मौका मिलता है तो डेफ़िनिटली वो परफ़ॉर्म करके दिखाते। फिर बात आ जाती है मरियम नवाज़ साहबा की। मरियम नवाज़ साहबा को एज ये है कि उनमें जो एक्टिवनेस है अपने चचा की वो मौजूद है। उनमें जो
वियन है अपने वालिद का, वो मौजूद है। अपने वालिद जैसा शफ़क़त भरा लहजा भी मौजूद है, अपने चचा जैसा ज़रा ओखा लहजा भी मौजूद है, और फिर मरियम नवाज़ खुद मरियम नवाज़ है, उनकी माशाल्लाह अपनी क्वालिटीज़ भी हैं। तो मरियम साहबा एक ऐसी शख्सियत है कि जो एक फुल पैकेज है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डिलीवरी की अगर आप बात करें और जिस स्पीड से उन्होंने चीज़ों को लेकर चली हैं, मैंने माज़ी में ऐसा नहीं अगर हम देखा। तीनों मैं एक मिसाल जी देने जी लगा हूँ। देखें, मरियम साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी। उन्होंने कहा जी कि ये हॉस्पिटल बनने लगा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और फाइनेंस वाले कहते हैं कि जनाब इस ये 10 अरब का अस्पताल है। पहले साल 1 अरब, दूसरे साल 2 अरब, तीसरे साल 4-5 अरब, और 5वें साल में जाके हम इसको मुकम्मल करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? हमारे मुल्क की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, अगर हम एक चीज़ प्लान करते हैं 2 लाख लोगों के लिए 2000 अपना ये हम 26 में, और वो इलाका जिसके लिए हमने वो चीज़ प्लान की थी, वो उस इलाके की आबादी जब ये 5 साल में मुकम्मल होगा तो उस इलाके की आबादी बढ़ चुकी होगी, फिर ये कम पड़ जाएगा। फिर जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है, आज अगर एक चीज़ 10 अरब में बननी है 2026 में, तो 31 में तो वो चीज़ जाके 20 अरब में बनेगी, जिस तरह की चोरी चीज़ चल रही है। तो ये तो हम नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे दौर में ऐसा नहीं होगा। जो मंसूबा है वो उसी साल में मुकम्मल होगा, या मैक्सिमम अगले साल में जाएगा, और फुल फंडेड मंसूबा होगा, उसकी तमाम रकम उसी साल में रखी जाएगी। यानी ये क्या तमाशा है कि मैं अगर वो बड़ा आप सुनते थे चौधरी परवेज़ साहब फरमाया करते थे, और जी मेरा वज़ीराबाद वाला अस्पताल है ना रोक लिया है, और जी मेरा वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी नहीं बना रहे। कोई चौधरी साहब से ये पूछे कि चौधरी साहब, नाम आपका चौधरी है, बातें आप कैसी करते हैं? अस्पताल को थूकों से पकौड़े चलने से बनता है। आपने बनाना कार्डियोलॉजी अस्पताल, और आप उसके लिए 5 करोड़ रुपए फंडिंग रख रहे हैं, और 5 करोड़ रुपए में कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अगर आप वाक़ई संजीदा होते तो आप इसके लिए बिलियंस में जो है वो पैसे रखते। लेकिन आपने सिर्फ़ फीता काटना था, और फीते काटने के बाद आपने ववेला मचाना था। तो मरियम साहबा इस पे बिलीव नहीं करती। वो फीते काटने पे सिर्फ़ बिलीव नहीं करती, वो प्रैक्टिकल चीज़ को कंप्लीट करने पे बिलीव करती हैं। आप खुद देखें, 2 साल का टेन्योर अभी तक मरियम नवाज़ का। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल, जी जी अल्लाह के फजल से। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ज़मीन से उठाया, और स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के लोगों से जाके पूछे मुकम्मल। कैथ लैब्स के मनसूबे आनन फानन, मियाँ वाली में जाएं, अभी जाएं, तो अभी मैं ख्वाजा, आपको चैलेंज अगर कर रहा हम हूँ। बात करें पूरे पंजाब की और लाहौर की, आबादी ज़ाहिर है बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से, और जो हॉस्पिटल बने हुए हैं कई दहाइयों से, जो जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई बड़ा अस्पताल अभी तक नहीं बना लाहौर के अंदर भी। और पंजाब से आज भी हिजरत जारी है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं ज़ाहिर है सेहत के लिए, तालीम के लिए। तो आपकी गवर्नमेंट क्या ऐसी इस्लाहात कर रही है कि लोगों को नकल मकानी से रोका जा सके? उनके देखिए हाँ स्टेप साहब, तौर पे हाँ साहब, उनकी पहली बात तो दहलीज पे ये आप है, उनकी सारी तिब्बी और तालीमी सहूलियात पहली मुहैया बात करें। तो ये है कि मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी ज़ुबानी बात नहीं कर रहा, आप अदाद-ओ-शुमार चेक कर लें, आप कर भी सकते हैं। पंजाब के लोग, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, पंजाब के लोग इलाज कराने के लिए किसी और दूसरे सूबे में नहीं जाते। सही। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। नहीं, मैंने लाहौर की बात की, नहीं, लाहौर नहीं, मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ ना, अल्लाह के फज़ल से पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। हम पाकिस्तानियत पर बिलीव करते हैं, हम सूबाई तासुब पर बिलीव नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। पंजाब के अस्पतालों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर देख लें, जितने बच्चों का इलाज हो रहा है उसमें केपी के कितने हैं, पंजाब के कितने हैं, गिलगित बल्तिस्तान के कितने हैं, कश्मीर के कितने हैं, इवन सिंध के भी लोग हैं, ठीक है? बलूचिस्तान के भी लोग हैं। किसी हॉस्पिटल में आप जाएँ, इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब का हेल्थ सिस्टम इन तमाम जो सूबों का हेल्थ सिस्टम है उससे बेटर है, उससे आसान है, उससे सस्ता है, लोग इधर आते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि मैंने आपको भी बताया, जिस तेज़ी से मरीम नवाज़ साहब ने मनसूबे मुकम्मल किए हैं, कार्डियोलॉजी का बहुत ज़्यादा फुकदान था, पीआईसी में बहुत रश होता था। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फंक्शनल तो कर ख्वाजा दिया साहब, गया। आपने पाकिस्तानियत की बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मैंने नहीं कभी सुना कि किसी और सूबे के शहरी को टारगेट करके कत्ल किया गया हो कि तुम फलां सूबे से आए हो, बस से उतार के मारा हो। दूसरे सूबों में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में बदकिस्मती है कि पंजाब के शहरियों को पॉइंट आउट करके टारगेट किलिंग करके उनको मारा जाता है। आपने क्या बात की बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से कि इन चीज़ों को रोका जाए? इस जो वाक़यात है, इस किस्म के देखें, दरखास्त वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या किया है? देखें, ये कभी भी अवाम इन मामलात में इस्तेमाल नहीं होती। सही। दहशतगर्द इस्तेमाल होते हैं, और वो दहशतगर्द इस्तेमाल होते हैं कि जो बैरूनी इमदाद पर पल रहे होते हैं, और जिनका काम अपने बैरूनी आकाओं के इशारे पे इस तरह की दहशतगर्दियाँ करना है। ऑपरेशन ज़रब-ए-असफ़ किया गया, और इस तरह के जो ऑपरेशंस किए गए,
अभी जो ज़रबुल हक जारी है, ये तमाम ऑपरेशंस के नतीजे में उन तमाम लोगों का कला खमा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में मसरूफ़ थे। अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों को टारगेट किया जा रहा है, और मैं आपको बताऊँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से अनकरीब आप वो दिन देखेंगे कि बलूचिस्तान की शाहराहें अपने तमाम बहन-भाइयों के लिए खुली होंगी, और वो इंशाल्लाह। तमाम बैरूनी आका जो हैं, वो अपने अंजाम को पहुँचे होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमें अपनी पाक अफ़वाज पर बिल्कुल एतमाद है। फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई है, और जिस तरह से हमारी पाक अफ़वाज ने मार्का हक़ की अगर बात कर लें, मार्का ज़रबुल हक़ की बात कर लें, कि जिस तरह से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को तिगनी का नाच नचाया है, नाको चने चबवाए हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में बड़ा होपफुल रहना चाहिए। इंशाल्लाह। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जिस तरह दुनिया में अमन के लिए कोशां हैं। आज से पहले कहा जाता था कि जनाब पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन आज दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना रोल प्ले करेगा, और दुनिया में जो है अमन कायम जब होगा ख्वाहिश इंशाअल्लाह। हमारे कानून में जो आवारा शहरी होते हैं, वो भी काबिल गिरफ्त होते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये आवारा कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, इवन पालतू कुत्तों के काटने के भी वाक़यात हो रहे हैं। ज़ाहिर है इंसानी जान बड़ी कीमती है। ईद उल फ़ितर में लाहौर के अंदर एक बच्ची मेहर बानो 8 साल की या 9 साल की बच्ची थी, वो कुत्ते के काटने से अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जो वाक़यात में तसलसल है और ज़्यादती है, क्या इसका आपने सद्देबाब किया है? हाँ साहब, इसकी बुनियादी वजह जो है कि बड़े अरसों से ये जो ऑपरेशन हुआ करता था आवारा कुत्तों को तलफ़ करने का, मारने का, वो बंद है। सही। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिसकी वजह से कोई एनजीओ एक बनी हुई है जो ख़वातीन उसमें फिरती हैं, और मुख्तलिफ़ लोग हैं, वो जहाँ पर वो टीम जाती है उसके पीछे ये पड़ फैसला जाती या हैं। स्टे ऑर्डर है? देखें, ये मैं इसके ऊपर मुकम्मल अपडेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की बहरहाल कोई ना कोई पाबंदी है, सही, सही, जिसकी वजह से कुत्तों को जो है, आवारा कुत्तों को ज़हर नहीं दिया जा रहा। सही। और एक एनजीओ भी इस पे काम करती है, जो जहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या देखती है, वहाँ पहुँच जाती है और कुत्तों के हक़ में जाके बात करती है। देखिए, कुत्तों के मैं समझता हूँ दंदनाने से जो चौराहों पर दंदनाते बहुत सारे हादसा जो होते हैं, वो कुत्तों की वजह से हाँ होते साहब, हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वो बड़ी अच्छा इलाका है, वलेंशिया में मैं रहता हूँ। मैं रात को जब वॉक करता हूँ, तो मेरे इर्द-गिर्द 11-12 बाद दफ़ा कुत्ते फिर रहे होते हैं। तो हर वक़्त ये धड़का लगा रहता है कि भई कुत्ते को तो नहीं ज़ाहिर है, पता कि भाई कोई कौन बंदा जा रहा है? कौन है, सुबाई वज़ीर जा रहा सुबाई है। वज़ीर जा रहा है। सही है। तो वैसे भी आपको पता है कि कुत्ते जो जिनको भौंकने की आदत होती है, वो हमारे बड़े दर पे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन कुत्तों से भी अल्लाह के फ़ज़ल से निजात लेंगे, और बाकी भौंकने वाले कुत्तों से भी इंशाअल्लाह निजात लेंगे। तो ख़वाहिशा मैंने पहले भी जैसे सवाल किया कि आपने जो रिफ़ॉर्म्स किए हैं, इन आपको अगर टोटली देखा जाए तीनों अदवार का, क्या आपका 5 साल का क्या होता है मुकम्मल पीरियड हाँ दोबारा साहब, वज़ीर मैं डेढ़ सेहत? बरस एक वज़ारत किया मैंने, और समझें कि कोई 1 आध माह वज़ीर रहा हूँ दरमियान में, और अभी 2 बरस हुए हैं, तो अभी तो मिला ही लिया जाए, 3.5 बरस बनते हैं। तो अच्छा, एक टेन्योर भी अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। शिवाशी साहब के साथ और मरियम नवाज़ के साथ जो काबीना का माहौल होता है, क्या संजीदा होता है या कोई मज़ाक की बात ही होती है? देखिए, शहबाज साहब के साथ तो माहौल बड़ा टाइट सा हुआ करता था। शहबाज साहब तो हँसा ही नहीं करते थे। तो मैंने एक दिन जहाज़ में उनसे कहा कि आप कभी हँसा भी करें, तो वो काम का इतना बोझ लेते थे कि वो अपनी हँसी भूले हुए थे। लेकिन मरियम साहबा की क्वालिटी है। मरियम साहबा बैक वक़्त जो है वो अब काबीना के साथ फ्रैंक होके भी बात करती हैं, लेकिन जब हिसाब करना होता है, अकाउंटेबिलिटी करनी होती है, तो बड़ी सख्त हो जाती हैं, बड़ी फ़र्म हो जाती हैं। लेकिन वैसे वो एक बहन की तरह होती हैं, एक माँ की तरह होती हैं, और बिलीव मी कि उनके साथ काम करना एक इंतहाई बेहतरीन तजुर्बा है। ऑल्दो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से बाज़ दफ़ा ओवरडूइंग हो जाती है, लेकिन वो बड़ी शफ़क़त करती हैं, और बड़े खुले दिल की ख़ातून हैं, और वो अक्सर मेरी बातों को जो है वो नज़रअंदाज़ भी करती हैं, क्योंकि मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ। देखिए, जिन हक़ाइक़ का लीडरशिप को इल्म होता है, बाज़ दफ़ा हमें उन हक़ाइक़ का पूरी तरह इल्म नहीं होता। आज मैं जब कारकुन की बात करता हूँ, आज जब मैं उन साथियों की बात करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मुश्किलें काटी थी, और मैं वो शायद वो वाहिद शख़्स हूँ जो उनसे खुलेआम भी ये बात कर लेता है, वरना तो माशाल्लाह दोस्त बात करते ही नहीं हैं। तो यकीनन वो इस पे सोचती हैं, अच्छा, और एक ख्वाहिशा बुज़दार की बात हो रही थी। बुज़दार दौर में 7 आईजी तब्दील हुए हैं और थाना कल्चर या पुलिस कल्चर की बात करें तो इस तब्दीली का नारा हर किसी ने लगाया है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, बुज़दार, परवेज़ इलाही कोई ऐसा नहीं है जो इससे बाहर रहा हो। आज आपकी हुकूमत है, 2 साल आपको होने को हैं और एक आईजी जो कमोबेश 2 साल आपको जहेज़ में मिला और वो बिलाखिर तब्दील हुआ।
लेकिन कल्चर तब्दील नहीं हुआ। थानों की इमारतों और ऑफिसर्स की इमारतों की जो है वो रंगो रोगन तो तब्दील हुए हैं, पुरताइश इमारतें बना दी हैं, डीआईजी ऑफिस में पूरी एक आबशार बन गई है, लेकिन कल्चर और रवैये तब्दील नहीं हो रहे। इसकी क्या देखिए वजह हाँ है? साहब, एक चीज़ ज़हन में ये रखिएगा कि रवैये की तब्दीली हम सब उसके कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि बहैसियत कौम हम जैसे हैं, हम वैसा ही परफ़ॉर्म करते हैं। तो हम जब सब तब्दील होंगे, तो सब चीज़ें तब्दील होंगी, पहली बात। जहाँ तक आपने उस्मान अनवर साहब की बात की, उस्मान अनवर वाज़ अ वेरी गुड ऑफ़िसर, और बीइंग आईजी मैंने उनको बड़ा अ, ऐसा आईजी पाया कि जो हर वक़्त दस्तरस में होते थे। आप मैंने उनको रात 1 बजे भी कॉल किया है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया है और मसले को हल किया है। मैंने उनको अर्ली मॉर्निंग भी कॉल किया है, तो उन्होंने मसले को हल किया है। मैं जब वज़ीर नहीं था, तब भी मैं ये बात ऑन ओथ कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं था, एमपीए भी नहीं था, दरमियान में एक वक़्त आया जब हम लोग एमपीए भी नहीं थे, तब भी जब उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब थे, तो मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने उनको किसी मसले में राब्ता किया है, तो वो मेरा मसला हल भी मैंने अपना मेरा ज़ाती मसला तो नहीं होता, लोगों के मसाइल होते हैं ना, तो उस शहरी का मसला भी हल हुआ है। जब मैंने जिस शहरी को उनके पास भेजा है, बड़ी इज़्ज़त से, बड़ी खुशउस्लूबी से मसाइल हल हुए। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, पुलिस कल्चर जब आपने तब्दील करना है, तो आपने एक कांस्टेबल की ज़िंदगी को भी देखना है। आपके अपनी फैमिली के लोग पुलिस में हैं, आप बताएँ कि जब एक कांस्टेबल 24 घंटे ड्यूटी करेगा और उसके बाद उसका कुल असासा जो एक ट्रंक की सूरत में होता है, जब वो आएगा और उसकी चारपाई पे कोई और लेटा होगा और उसका ट्रंक साइड पड़ा होगा, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। सही। हमने उसको भी आसानी देनी है। तो बैक वक़्त पिछले आईजी ने जो प्रमोशंस की, जिस तरह से लोगों की साल-साल से रुकी हुई प्रमोशंस की, देखिए 2 तरीके होते हैं। पहले आप महरूमियाँ दूर करते हैं, फिर आप रिज़ल्ट माँगते हैं। तो महरूमियाँ उन्होंने बड़ी तेज़ी से दूर की हैं, अब रिज़ल्ट देने की बारी थी। मुझे बड़ी उम्मीद है, जो नए आईजी आए हैं, राव अब्दुल करीम साहब, ये बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, बड़े वफ़ादार आदमी हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल से आपको एक बदला हुआ पुलिस कल्चर नज़र आएगा। अब बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। आप देखें कि मरियम नवाज़ साहबा का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, आज कौन है जो ये कह सकता है कि मैं फलाना डॉन हूँ, मैं फलाना बदमाश हूँ? किसी की जुर्रत नहीं है आज ये बात करे कि मैं कोई आईन और कानून से मुबर्रा डॉन हूँ। क्या माज़ी में ऐसा नहीं होता रहा? यहाँ जो कभी टॉप टेन्स की बात होती रही, कभी फलाना डॉन और कभी कोई दूसरा डॉन, डाला कल्चर लेकर फिरने की बात होती रही, लोगों पर ज़ुल्म करने की बात होती रही, बहनों-बेटियों से ज़्यादती की बात होती रही। आप देखें आज जो दौर है मरियम नवाज़ का जो सूबा है, उसके अंदर आप किसी बहन-बेटी से ज़्यादती करके तो दिखाएँ। जो ख्वाजा एक साहब आपके सुन लें, जी, मुझे बात पूरी जी, करने जी। दें। कोई एक वीडियो जो सोशल मीडिया के थ्रू सीएम तक पहुँच जाए, या कोई एक वाकया जो सीएम तक पहुँचने की बजाय किसी अफ़सर तक भी पहुँच जाए, उसको निशान-ए-इबरत बनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि उसके साथ क्या सलूक होता है। अब लोग तौबा करने पे आए हुए हैं। आप अब जो बदमाश हैं, वो मस्जिदों के स्पीकरों पे ऐलान करते फिरते हैं कि नहीं, भाई हमने बदमाशी छोड़ दी है। आप वीडियो की तो ये बात चेंज ही नहीं, है नहीं, कल्चर, और मैं क्या है ये? आपको अर्ज़ करता हूँ, आप वीडियो की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा कल्चर है कि लोग जुर्म भी करते हैं, उसकी वीडियो खुद बनाते हैं, करते उसको हैं ना वायरल लोग, करते हैं। करते हैं तो ना। ये निडर किस तरह होंगे तो लोग? अब वो सारे निडर जो है अब माफिया तरलों पे आए हुए हैं ना। ये इस बात का क्रेडिट आपको मरियम नवाज को देना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी इसको ये क्रेडिट दे रहा है मरियम नवाज को कि मरियम नवाज ने जो सीसीडी बनाई, उस सीसीडी की जो पुलिसिंग है और जो हमारी पुलिसिंग है रूटीन की, इसको टाइट करने के बाद आज बदमाशों को डर लगता है। आज लोगों को डकैती करके किसी की बहन बेटी के साथ गुनाह करते हुए डर लगता है कि भाई मुझे ये भुगतना पड़ जाएगा। आज जब कोई वीडियो मंजरे आम पे आ जाती है, या देखिए बाद दफ़ा लोग बनाते हैं और बाद दफ़ा गलियों मोहल्लों में जो कैमरे लगे होते हैं, उनसे सिक्योरिटी कैमरों से वीडियो आ जाती है। तो अब बनाने वाला कॉन्सेप्ट कम हो गया है, बल्कि ना होने के बराबर हो गया है। अब जो सिक्योरिटी कैमरों से वीडियो आ जाती है, लोग उसमें फंसते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आपके नकात कहते हैं कि पंजाब के अंदर इश्तिहारात का ज़ोर है, इस्लाहात ना होने के मुझे तो बराबर हैं। हंसी आती है, हाँ साहब, कहता कौन है? हैं? जो अपने वज़ीरों से मीटिंग नहीं करता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया के लोगों से मीटिंग करता था। कहते वो है कि जिनके दौर में सिवाय इश्तिहारबाज़ी के कोई काम नहीं हुआ। अगर मैं चैलेंज करके कहूँ, सिर्फ़ शहर लाहौर को देख लें, एक ईंट एक ईंट नहीं लगी शहर लाहौर में। मुझे कोई प्रोजेक्ट तो गिना दें, उस तब्दीली के दौर के जिसके बुलंदबाग दावे लोग करते फिरते हैं। मुझे इश्क़ इमरान के दौर के कोई प्रोजेक्ट बता दें यार। मैं उनके गुनाहों की बात नहीं करता, मैं 190 मिलियन पाउंड के फ्रॉड की बात नहीं करता, मैं फराह गोगी और पिंकी पिन्नी के नेटवर्क की बात नहीं करता, मैं उन तमाम डकैतियों की बात नहीं करता जो उस दौर में मारेंगी। मुझे सिर्फ़ बताएँ, क्या लाहौर शहर में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ? देखिए ख्वाजा साहब, ये गोगी आपसे का मैंने बुज़दार दौर की बात कर ली है कि गुज़ारिश पौने ये 4 है। साल के बुज़दार दौर में क्या हुआ नहीं, तो जनूबी गोगी पंजाब का के लिए? एहतसाब क्यों नहीं हुआ? गोगी तो धंधनाती फिर रही है, नहीं, कहाँ आज़ाद फिर है। रही है वो? कहाँ पाकिस्तान है? में तो नहीं है। अच्छा, उसे तो फरार करा दिया गया था, जिसके उससे तैयारे में फरार कराया था, आप वो आपको भी पता इंटरपोल है। की मदद से लेके आए, ठीक है बहुत ना? सारे आपने जिसके इश्तिहारी पकड़े हैं। जिसके तैयारे में फरार कराया गया था,
वो भी पता है, और जिसके कहने पे वो फरार हुई थी, किसने कहा था? मैंने कहा था ये वो मासूम बच्ची, मैंने तो नहीं कहा था। वो नहीं पीर साहब ने कहा था ना, नहीं, गुज़ारिश जो ये है आज कि जो आप अडयाला में कैद है, उन्होंने कहा था ना मासूम बच्ची। तो जिसको पीर साहब मासूम बच्ची कहते हैं वो तो अल्लाह की वली होगी ना भाई। गुज़ारिश ये है कि आप तीफ़ी भट्ट को ला सकते हैं, तो गोगी को क्यों नहीं लेके आता ये सिस्टम आपका? देखें, मेरा ख्याल है कि सिस्टम कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है, और जो उनका मैं समझता हूँ कि डॉन था, उसको तो उन्होंने अकाउंटेबल कर दिया, जिसके बारे में कहते थे कि ये तो ऐसा शख्स है कि इसको कोई हाथ लगा के देखे, तो लगाया ना हाथ फिर, पहुँचाया ना उन्होंने अडयाला जेल में। गो कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होता, मैं किसी एक आम सियासी कारकुन की गिरफ्तारी में भी खुश नहीं होता। लेकिन ये कल्चर कौन लेकर आया खान साहब? ये कल्चर मिसाक जमहूरियत में दफन कर दिया गया था। मिसाक जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों को, सियासी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया था कि इनको अब बेजा इनकी ज़िंदगियों को नहीं रोला जाएगा। कौन था जो जिसने कारकुनों की ज़िंदगियाँ हराम की? यही थे जो आज अंदर अपना बैठ के भुगत रहे हैं, जिनकी कभी आँख ख़राब होती है और कभी मूड ख़राब होता है। अगर ये ज़ुल्म ना करते, लोगों को ज़िंदगियों को अज़ाब ना डालते, ढाई-ढाई 3-3 साल की नाहक कैद सलमान रफ़ीक और साद रफ़ीक को दी, हमज़ा शहबाज़ को 2.5 साल की कैद दी, क्या उसका कसूर था? मुझे बताएँ, शाद हक़ान अब्बासी, क्या कसूर था उसका? आज इनको बड़ी मोहब्बत याद आ गई है। ये वही शाद हक़ान अब्बासी है, जिसको आपने पाबंद सलासल किया था नाजायज़। ये वही मुफ्ता इस्माइल है कि जिसकी ज़िंदगी आपने रोल दी थी। हाफ़िज़ नुमान जैसा शख्स जो बेचारा नेक आदमी है, कितनी देर उसने जेल काटी। आप हनीफ अब्बासी को देख लें, आप कमर इस्लाम राजा को देख लें, आप एहसन इकबाल को देख लें, आप राना सनाउल्लाह, हीरोइन डाल दी गई। यानी बदतरीन मिसाल खान अच्छा साहब ख़ाशा के आप सियासी, इतने लंबे सियासी दौर में आपने और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मुखालिफ पर, सियासी मुखालिफ पर हीरोइन डाल दी जाए। तो जब आप कहते हैं अत खुदा दा वैर होता है, तो जब आप इतनी अत मचाएँगे तो किसी गरीब की बददुआ तो अच्छा आपको ख्वाजा साहब, लगेगी। आपके बहुत सारे जो साथी हैं, पहले आपके साथ पंजाब असम्बली में थे, अब पार्लियामेंट में चले गए। आपका दिल नहीं करता कि आप कौमी असम्बली में जाएँ और वहाँ पे सियासत करें? मेरा दिल अब कुछ नहीं करता खान साहब। अच्छा, मेरी औकात से बहुत बढ़ के अल्लाह ने दे दिया हुआ है। मैं तो, सच्ची बात है कि किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि पार्टियों में लोगों को रिप्लेस होते रहना चाहिए। पार्टी ने मुझे 4 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली बना दिया है, तीसरी दफ़ा वज़ारत का हलफ़ उठा लिया। अब किसी और की बारी आनी चाहिए। मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि मैं हूँ तो मैं ही रहूँगा या मेरे बच्चे आ जाएँगे। मेरे बच्चे भी नहीं आएँगे, मेरा भाई भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हूँ, जितनी देर मैं हिम्मत कर सकता हूँ मैं उतनी देर काम करूँगा। मैं वरासती सियासत पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और जहाँ तक आपने बात की ख्वाहिशात की, तो कोई, मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात के अगर वो बंदा अगर चले तो उसका तो एंड ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ने जिस काबिल किया, जिस जो इज़्ज़त दी, मैं तो इस काबिल भी नहीं था। तो इस पे भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अपनी लीडरशिप का शुक्र अदा करता हूँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा मुझे वोट दिए। तो मुझे मज़ीद किसी चीज़ की कोई तो ख्वाहिश ख्वाजा नहीं है। साहब, आप कारकुनों की सफ़ से हैं और आप एमएसएफ की प्रोडक्ट हैं। आज एमएसएफ नज़र नहीं आती आपकी। कारकुन बहुत सारे मायूस हैं। देखिए हाँ आपका साहब, पार्टी सेक्रेटेरिएट मैं ऑलमोस्ट रोज़ाना वहाँ से गुज़रता हूँ। ऐसे मैं शाय काएँ-काएँ कर रहे हाँ हैं, साहब, सुनसान एमएसएफ बयान के पड़ा है। नज़र ना आने में एमएसएफ के लड़कों का उतना कसूर नहीं है जितना हमारी पार्टी के लीडरों का कसूर है। सही। और लीडर को मैं टॉप लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, हुँ, हुँ। जो सेकंड कमान थी हमारी, जो एमएसएफ की बेनिफिशियरी रही है, उनको चाहिए था कि वो एमएसएफ को पैट्रिज देते। लेकिन अगर मैं सारी ज़िंदगी एमएसएफ का हिस्सा रहने के बाद ये कहूँ कि एमएसएफ नहीं होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली फिर एमएसएफ तो नहीं होगी ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी पार्टी ने जो सबसे बड़ी गलती की है माज़ी में, उसने नौजवानों को कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया सियासत करने के लिए। अगर हम एमएसएफ को एक पॉजिटिव मैनर में कंटिन्यू कराते, उसकी गलतियों को सुधार के, उसमें से बदमाशी और डॉन सिस्टम ख़त्म करके, तंज़ीमी तौर पे उसको आगे चलाते और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग को प्रॉपर चलाते, जैसे मरियम नवाज़ साहबा ने दोबारा चलाना शुरू किया था। तो हमने जो 15 से 20 साल ज़ाया किए हैं, मुस्लिम लीग नून आज वो भुगत रही है। अच्छा ख्वाजा साहब, हर दौर में यही हुआ है कि जब आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो बहुत सारे जो वर्कर, जो डाई हार्ड वर्कर होते हैं, जो आपका हराबल दस्ता होते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद वो बहुत पीछे चले जाते हैं। इस दफ़ा आप समझते हैं कि कारकुन को इज़्ज़त दी गई है, कारकुन यहाँ नवाज़ा जा रहा है, या पार्टी में वो शरीके इक़्तिदार है? हाँ साहब, आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, और आपके सवाल का जो जवाब है मैं प्रैक्टिकली दे चुका हूँ। मैंने आपसे भी अर्ज़ की कि मैं वो वाहिद शख्सियत हूँ शायद कैबिनेट में कि जो अपनी चीफ मिनिस्टर को बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वर्कर्स का इक़्तिदार में, मैं हिस्से की बात नहीं कर रहा, उन्हें हमें अपने साथ शामिल करना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि वो भी पार्टी के साथ शामिल हैं। लेकिन मरियम साहबा का अपना माइंडसेट है, वो ये कहती हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो, और ये हकीकत है कि आज से 2 साल 3 साल पीछे जाएँ तो हम अपने वोटर से बड़े छुपे-छुपे नज़र आते थे। 16 महीने की हमारी हुकूमत जो थी, उसमें इतनी महँगाई हुई थी और वो मजबूरी थी। अगर वो महँगाई ना करते, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। अब पाकिस्तान बचाते या अपना वोट बचाते? हमारी लीडरशिप ने
अपना वोट बचाने की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। लेकिन उसके नतीजे में हकीकत ये है, लोगों ने शहबाज साहब को बुरा भला कहा, लोगों ने उनसे गुस्से का इज़हार किया और हमारी पार्टी के वर्कर डिसाइड हुए, पार्टी के लोग डिसाइड हुए, वोटर डिसाइड हुआ और हम इस पोजीशन में आ गए कि हम तो वो थे कि जो लाहौर शहर से ऐसे-ऐसे करके गुज़रते थे और 30-25-30 हज़ार की लीडर जीत जाया करते थे। अच्छा ख्वाजा साहब मुझे आजकल, तो थोड़ा-सा जी जी थोड़ा-सा मुझे जी जी कंप्लीट कर लेने दें, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी मरियम साहबा ये क्लेम करती हैं और जो हकीकत है, मैं उसका विटनेस भी हूँ, कि मरियम साहबा की पंजाब में बेमिसाल कारकर्दगी ने हमारे वोटर को दोबारा ज़िंदा किया है। सही हमारे कारकुन को जो शर्मिंदा होके फिरता था, अब लोगों से बात करने और लोगों को नज़र बनाने के काबिल कर दिया है। सही तो वो किसी मुनासिब मौके के इंतज़ार में हैं, जब वो महसूस करेंगी और मेरा ख़्याल है कि वो अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है इंशाअल्लाह। 2026 एक अच्छा साल साबित होगा अल्लाह के फ़ज़ल से, जो आपका बहैसियत वर्करों की नुमाइंदगी करते हुए भी गिला है, वो गिला भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, आजकल जिस जहाज़ के चर्चे हैं सोशल मीडिया पे, आपने उठा लिया है उसमें? देखिए मेरी बात ये है कि मुझे जो लोग सोशल मीडिया पे जहाज़ के ताने मारते हैं, मुझे ये बताएं कि उनका जो हैंडसम था, वो तो अपने बनी गाला वाले घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पैदल जाता था। बताएं ना ज़रा, किस पे जाता था? हेलीकॉप्टर पे जाता था। सही मरियम नवाज़ हेलीकॉप्टर पे तो नहीं आती। मरियम नवाज़ ने जो जहाज़ लिया है, वो उसने ज़ाती मलकियत तो नहीं खरीद ली। मरियम नवाज़ ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर उसको ये हक है कि वो जहाज़ इस्तेमाल करे। क्या उससे पहले बुज़दार साहब जहाज़ में नहीं फिरते थे? उससे पहले जितने चीफ मिनिस्टर थे, वो जहाज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। इमरान खान साहब के पास जहाज़ नहीं था। तो बात वो करे ना जिसकी समझ आए। यानी खामख़ा एक चीज़ को बात का बतंगड़ बनाकर इतनी बेशर्मी और ढिठाई है आजकल लोगों में कि उनको शर्म भी नहीं आती कि भाई जिसके तुम फ़ैन हो, जिसका तुम मंजन बेचते हो, वो तो बनी गाला से हेलीकॉप्टर में दफ्तर जाता था रोज़। दफ्तर जाने के लिए भी अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था। वो उनके अब्बा जी का था, वो खरीदा नहीं हुआ था। तो अगर मरियम नवाज़ साहबा ने एक ऐसा फैसला किया है, अब जहाज़ के ऊपर मैं आ जाता हूँ। जिन लोगों को जहाज़ के बारे में इल्म है, वो समझते हैं कि जहाज़ होता क्या है। जहाज़ आपको 10 करोड़ का भी मिल जाएगा, जहाज़ आपको 10 अरब का भी मिल जाएगा। लेकिन फ़र्क उनमें ये होता है कि अगर आप एक वो कहते हैं ना महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। स्टेट के लिए जब आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी खरीदनी है। आज मरियम नवाज़ उसको इस्तेमाल कर रही हैं, कल को जो भी आएगा, वो इसको इस्तेमाल करेगा ना, कि वो अपने साथ घर ले जाएगी उसको। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो जहाज़ खरीदा है, वो बेस्ट जहाज़ खरीदा है, सूबे के लिए खरीदा है और जो सस्ता जहाज़ होता है वो हर एक सफ़र के बाद उसके पुर्ज़े रिप्लेस होते हैं। तो उसका जो रनिंग एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा होता है कि स्टेट को फ़ैसला करना होता है कि वो रनिंग एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करना है हमने, या एक बार की इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करना है। तो फिर जिस तरह दुनिया में महँगाई है, चीज़ महँगी मिलती है। और मैं ये समझता हूँ कि खाम-खा में इस नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया है। वो जहाज़ हुकूमत पंजाब की मलकियत है, पंजाब के हुकूमत की मलकियत है, ना कि किसी की ज़ाती मलकियत है। और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में जो भी आएंगे हुक्मरान, वो उस जहाज़ को इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा साहब, आपसे बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए कि 3 साल बाद आप खुद को, अपनी जमात को कहाँ खड़ा देखते हैं? आपको लगता है कि आपने ऐसा डिलीवर किया है आवाम को हर शुबे में कि लोग आपको दोबारा मैंडेट देंगे? देखिए हाँ साहब, बात ये है कि ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है कि लोग दोबारा मैंडेट देंगे नहीं देंगे। लेकिन एक होता है कि आपने आपका ज़मीर मुतमईन है कि नहीं मुतमईन। मैं ये समझता हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर का ज़मीर भी मुतमईन है और मेरा ज़मीर भी मुतमईन है। क्यों? कि ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसने अपना घर अपनी छत के नारे नहीं लगाए। यानी वो जो उसको 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर देने आए थे भाईजान, जो लोगों को सिर्फ चक्कर ही दे के चले गए हैं और आज भी उनका अपना झूठ का मंजन बेच रहे हैं। मुझे उनसे पूछना है, उनके फॉलोअर से भी पूछना है कि ज़रा गूगल करें ना, माशाल्लाह आप तो गूगल के मास्टर हैं, कि उसने कितने घर दिए थे और मरियम नवाज़ अब तक कितने घर दे चुकी है। 1.5 लाख अफराद, हाँ साहब, 1.5 लाख अफराद अपनी छत के मालिक अल्लाह के फजल से बन सही चुके हैं मेरिट पे। उसमें से कईयों का ताल्लुक पीटीआई से भी होगा, कईयों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी होगा, कईयों का और पार्टियों से भी होगा, बगैर किसी किस्म की तकसीम के। और एक एतराज़ आता है ना, मरियम साहबा के ऊपर ही तस्वीर लगाती हैं, बड़ा शौक है। तो क्या जो पिछले वाले थे, वो क्या मतलब उसको कायदे की तस्वीर लगाते थे? वो भी तो यही करते थे, ठीक है ना? वो इससे ज़्यादा करते थे। उन्होंने तो जो हमारा जो सेहत कार्ड था, जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, 19 शहरों में हम देकर गए, उन्होंने उसको ऐसा मंजन बेचा इंसाफ का नाम साथ लिख के कि लोगों के ज़हन पे नक्श हो गया कि ये उनका मनसूबा है। उनका मनसूबा तो नहीं था। सही उन्होंने इंसाफ स्कूल बना दिए, उनका बस चलता तो इंसाफ वॉशरूम भी बना रहे थे। जो हमें बातें करते हैं ना आज, उनका बस चलता तो इंसाफ वॉशरूम भी बना रहे थे। तो उन्होंने तो जो काम किया, उन्होंने अपने अपनी पार्टी का परचम पेंट करके लगाया। मरियम नवाज़ साहबा के जो मनसूबे हैं वो ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं।
मरीम नवाज साहबा के मुझसे आप मनसूबे पूछेंगे तो मैं आपका पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा, मनसूबे गिनाता रहूँगा मैं। अपना घर अपनी छत का मैंने आपको बता दिया। हेल्थ में जो हम 2 करोड़ लोगों का अब तक इलाज कर चुके हैं मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के तहत। वो जाता है, जाके आपके मोहल्ले में स्टेशन होता है और डॉक्टर होता है, दवाइयाँ होती हैं, लोगों का चेकअप होता है और ऐसे-ऐसे लोगों का चेकअप होता है कि जो कभी डॉक्टर के पास जाना सोचते भी नहीं थे। फिर उसके अलावा हमारा जो क्लिनिक्स ऑन व्हील के अलावा हमारा जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है, मुकम्मल हॉस्पिटल जो है वो जाता है, लैब टेस्ट करता है, एक्स-रे करता है, आपके घर की दहलीज पे करता है। 2 करोड़ लोगों का अब तक इलाज हो चुका है। और सबसे जो बुनियादी बात है, हमने आपके नॉन फंक्शनल अस्पतालों को फंक्शनल किया है। हमने कैंसर का जो कोई मंजन अभी आप बेचते रहे हैं कैंसर के ऊपर। मुझे एक बात पूछनी है आज, अब अच्छा हुआ मैं इस पे बात करने लगा हूँ। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, मैं खुद उसका बड़ा मुतरफ रहा हूँ। देखिए, लेकिन हकीकत ये है कि वो 100 बेड का अस्पताल था, बाद में अब 200 बेड का हो गया और उस पे 10% इलाज फ्री होता है, ठीक है? बाकी 90% तो चार्ज करते हैं ना, तो उस पे चंदा कितना इकट्ठा होता है? वो कहाँ जाता है? उसका कभी हिसाब किया किसी ने? लोगों से रसीदें माँगने वाले कभी अपने गिरेबान में तो झाँक कर देखें कि वो पैसे जाते कहाँ हैं? और उस पे स्टे किसने लिया हुआ है? जब उसका ऑडिट होने लगा था 2014 में, तो स्टे किसने लिया हुआ है? ज़रा ये भी तो देखें। खुद चेयरमैन साहब ने, जो बानी साहब हैं, उन्होंने खुद स्टे लिया हुआ है कि शौकत खानम का ऑडिट ही नहीं होगा। क्यों? सही। वजह? आपका मेरा एहतसाब हो सकता है, तो शौकत खानम का ऑडिट क्यों नहीं हो सकता? क्यों? कि वो पैसे जो शौकत खानम के नाम पे लोगों ने दिए थे, उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में लगाया गया, उनसे जुआ खेला गया। वो जो शहजाद अकबर एस बाबर जो केस ले लेके फिरता रहा है, यानी ये तलख़ हकीकतें हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ता, मैं अपनी कारकर्दगी की बात करता हूँ। आज नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इस एशिया के रीजन का, 1000 बेड का। शौकत खानम 100 बेड का था, ये 1000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और इसमें शौकत खानम में स्टेज 3 और 4 का इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अस्पताल में स्टेज 3 का इलाज भी होगा, स्टेज 4 का इलाज भी होगा। इवन जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो किसी प्यारे को अल्लाह ना करे डॉक्टर जवाब दे दें कि अब इसका इसकी मौत का तो इंतज़ार ख़ाशा करें, तो आप और मैं खुदा ना खास्ता सोच सकते हैं कि वो तकलीफ़ के कितने लम्हात होते होंगे। मरियम नवाज़ ने उसका भी एहसास किया है। 250 बेड का एक ऐसा स्पेशल वार्ड बन रहा है कि जहाँ पर आखिरी अयाम वो अपने मरीज़ जो है वो गुजारेंगे और उनकी आखिरी सांस तक उनकी पेन मैनेजमेंट की जाएगी, उनका ख्याल किया जाएगा। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मियांवाली की कैथ लैब, व्याड़ी की कैथ लैब, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में कैथ लैब लग रही है। वॉक इन जाएँ, जाकर अपने दिल के स्टंट जो है डलवा लें। तो जो ख़ाशा मैं आपसे सालों, महीनों जो लोग इंतज़ार करते थे, अभी तो शुरू हुई है हाँ साहब मैं बात, आपसे अभी तो उनके काम आखिरी शुरू एक हो गए हैं। सियासी, चूँकि मतलब हमारे पास टाइम मुक़स्सर है, तो फिर मैं देखें, कहने का मतलब ये है कि आपके सवाल का जवाब ये है कि मरियम नवाज़ इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन प्योरली अल्लाह के फज़ल से अपनी कारकर्दगी पे जीतेगी, अवाम के दिलों पर राज करके जीतेगी, बगैर किसी इल्ज़ाम के इंशाअल्लाह जीतेगी। हम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बड़ी सेर हासिल बात हो रही है, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हमारे पास टाइम महदूद है। आखिर में एक सियासी सवाल है, चूँकि आपके कायद हैं, लीडर हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, अपने दौर इक़्तिदार में वो मंज़रनामे से कहीं ओझल हैं, गायब हैं, इसकी क्या वजह है? देखें खान साहब, अगर सच बात करें तो फिर बात बड़ी दूर चली जाएगी। मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व किया लोगों को। मियाँ नवाज़ शरीफ वो शख्सियत है कि जो जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज पढ़ने गए थे, तो उनके वालिद ने उनको रोल्स रॉयस में कॉलेज भेजा था, क्योंकि उनके पास उस वक़्त इतना पैसा था। जब तो वो सियासत नहीं करते थे, उनका वालिद सियासत तो नहीं करता था। जब मियाँ साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने, उस वक़्त उन्होंने सियासत का आगाज़ किया ना। और वो वही मियाँ नवाज़ शरीफ हैं जिन्होंने जब शौकत खानम बना, तो 50 करोड़ रुपए चंदा दिया। साथ ज़मीन तो चले सरकारी दी बहैसियत ज़िला आला, लेकिन जो चंदा दिया वो शरीफ फैमिली ने दिया 50 करोड़ रुपए। आज वो चंदे लेने वाले 50 करोड़ को ज़रा याद कर लेना उस दौर में कितनी रकम थी। आज वो चंदे लेने वाले कहें कि नवाज शरीफ ने जो है वो लोगों को लूट के पैसा बनाया है, नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, वो नवाज शरीफ जो रोल्स रॉयस में कॉलेज गया था। नहीं, नहीं, मेरा तो सवाल है, फिर सुन लेना, हाँ मैं जी, आपके सवाल के जवाब जी, दे रहा हूँ। जी, जी। तो उसके बाद उनके मुतालिक स्पेशल कैंपेन चलाई जाए, उनको चोर कहा जाए, और उस नवाज शरीफ को कि जिसने अपनी ज़ात को हमेशा पीछे फेंका। कारगिल के इशू को देख लें, आप एटमी धमाकों को देख लें, वो ये जो मंजन बेचते हैं कि जनाब वो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। एब्सोल्यूट नॉट कहने की चीज़ नहीं होती, करने की चीज़ होती है। नवाज शरीफ ने करके दिखाया। जब सदर क्लिंटन ने 5 फ़ोन किए, $5 अरब की ऑफ़र की, मियाँ नवाज शरीफ को ये भी कह दिया कि ये $5 अरब आप अपने पास रख लें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसको ये नहीं कहा कि जब तेरी माँ नूं तेरी भैन नूं, ऐसी बात नहीं की, बोंगियाँ नहीं मारी, नारे नहीं मारे। प्रैक्टिकली उनकी बात को एब्सोल्युटली नोट किया
और इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को आज नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उस नवाज शरीफ को जिसने एग्जाइल काटी, उस नवाज शरीफ को जिसने जेलें काटी, उस नवाज शरीफ को कि जो अपनी बीवी को मरता आखिरी सांसों में उसको कंपनी नहीं दे सका, उस नवाज शरीफ को जब आप चोर कहते हैं, जब उसके खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं, उस मोहसिन को कि जिसने आपको शौकताना बनवा के दिया, आप उसके खिलाफ जहर बकते हैं, उसके खिलाफ मुंह से आपके बकवास निकलती है, तो दिल टूटता है इंसान का। नवाज शरीफ इंसान है, उनका दिल टूटा हुआ है। उनको वो मोहब्बत, वो रिस्पॉन्स, वो इज़्ज़त जिसके वो हकदार थे, उनको एक ख़ास तबके की तरफ से नहीं दी गई, इसलिए आज वो मायूस हैं, इसलिए आज उनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो अपनी बेटी को मुकम्मल गाइड करते हैं, वो वक्तन-फ़वक्तन छोटी-मोटी एक्टिविटी भी करते हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ों को देखने भी जाते हैं। लेकिन बाऊजी की कलसूम जब से गई है, बाऊजी भी इंसान है, वो टूटे हुए दिल के साथ हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे ख्वाजा इमरान अज़ीज़ को, सुन रहे थे एक बुनियादी नज़रियाती कारकुन है जिन्होंने 4 दहाइयों में सारे नशीब व फ़राज़ देखे हैं सियासत के, ज़िंदान भी देखे, ऐवान भी देखे, इक़्तिदार का कुर्ब भी देखा, और जब इनकी क़यादत जिला वतन थी तो तब उनकी गैर मौजूदगी में इन्होंने पार्टी को संभाला। तहरीक-ए-इंसाफ़ से लेकर जितनी भी PMLN की तहरीकें, ये हराबल दस्ता थे। आज वो जो उनकी रियाज़त है, ये उनकी मुशक्क़त है सियासत के अंदर, ये इनके काम आ रही है। आम आदमी से इनका राब्ता बड़ा मज़बूत है, ये नब्ज़ शनास भी हैं, फ़र्ज़ शनास भी हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं कि ये जो रिफ़ॉर्म्स ख़ास तौर पे, क्योंकि जान है तो जहान है, जिस तरह हमने शुरू में बात की, सेहत एक ऐसी नेमत है, अगर सेहत की सहूलियात आपको मैसर हों, आपके कुर्ब जवार में, आपकी दहलीज़ पर, आपके घर के आस-पास, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, तरक्की करे, पाकिस्तान के जितने भी शोबाजात हैं, महकमा जात हैं, वहाँ पे रिफ़ॉर्म्स हों, आम आदमी की वेलफेयर के लिए काम हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।